डियर स्टूडेंट, सो टुडेज क्लास में हम लोग जैसे लास्ट क्लास में कल का क्लास में वी हैव सीन अबाउट हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, स्टेट प्रोटेक्टेड एंड नॉन प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स। उसके बाद हम लोग देखा है कि रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ट्राइबल्स विद आहोम and also the relationship with British. और उसके बाद we have seen about the POSA system, we have seen about the Kotoki system, who introduced and how was those regulations functioning with different tribes. ये सब हम लोग कल का क्लास में देखा है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज वी विल सी अबाउट इनर लाइन परमिट रेगुलेशन ऑफ 1873, ठीक है। तो ये रेगुलेशंस के बारे में इन डिटेल, जैसे अर्लियर क्लासेस में हम लोग पॉलिटिकल पॉइंट से जस्ट हम लोग इसका इंट्रो पढ़ा था। आज हम लोग ये लाइन जो रेगुलेशन है मैकमोहन लाइन, ये क्या है, इसका डिस्टेंस कितना है, कैसे इसका फॉर्मेशन आया है, ठीक है। ये सब हम लोग डिटेल में हम लोग इसको देखेगा होगा। सो फर्स्ट क्लास, ये जो आज का क्लास में हम इनर लाइन परमिट से स्टार्ट कर रहे हैं होगा। ठीक है। सो इनर लाइन रेगुलेशन ऑफ 1873। नाउ ये इनर लाइन रेगुलेशन बेसिकली आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यंगादू के बाद पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली आसाम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके आजू बाजू में जितना भी ट्राइबल हिल्स एरिया है, उसका रेगुलेशन के लिए ब्रिटिश जो स्पेशली ट्राइबल हिल्स को लेके, क्योंकि ट्राइबल हिल्स को वो लोग बहुत बार्बरिक मानता था एंड दे वर वेरी डिफरेंट, तो वो लोग को कंट्रोल करने के लिए मुश्किल होता था। सो दैट्स व्हाई व्हाट दे डिड, वो लोग को सेपरेट कर देता है। जो आसाम का मतलब पॉपुलेशन है उससे वो लोग कम्प्लीटली उसको सेपरेट करता है। और ये सपोज दिस इज़ द मैप, अगर ये पूरा आसाम है तो वो क्या करता है, जितना भी ट्राइबल हिल्स एरिया है वो सब एरिया को वो ना मार्क करता है, और मार्क करके वो बोलता है कि इसमें बिना ब्रिटिश के परमिशन के, है ना, बिना ब्रिटिश के परमिशन के कोई भी आउटसाइड का जो पॉपुलेशन, कोई भी आउटसाइड का पर्सन, इंडिविजुअल यहाँ पे एंटर नहीं कर सकेगा। और वहाँ जाके जो हॉस्टाइल वाला ट्राइबल्स है, जिसको हॉस्टाइल वर्ड यूज़ किया वो लोग, हॉस्टाइल वाला ट्राइबल्स लोग से कुछ भी एंटर मतलब एनकाउंटर ये सब कुछ नहीं करेगा एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। तो कुछ कुछ की फीचर्स अभी जो हमको बता रहा है, ये की फीचर्स लोग मेंस एग्जाम लोग में बहुत ज़रूरी होता है मेंस में, क्योंकि मेंस में इनर लाइन परमिट को लेके पूछा जाता है। तो उसके लिए हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेगा, ठीक है। सो इनर लाइन परमिट को ना बेस्ड ऑन द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट जो था, ठीक है, वो एक्ट के तहत 1873 में इनर लाइन परमिट को वो लोग इंट्रोड्यूस करता है, और इनर लाइन परमिट 1875 से लागू हो जाता है। याद रखो 1875 से वो लागू हो जाता है। और उसके बाद ये एक ऐसे रेगुलेशन है जहाँ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को आपका बाउंड्री को डिफाइन करने देता है ना, बाउंड्री ऑफ द ट्राइबल हिल रीजन को डिफाइन करने देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका नाम को वो लोग इनर लाइन बोलते हैं। ये इनर लाइन का नाम को जो सजेस्ट करने वाला वो फिर होप हाउस है। इसको भी हम आपको पहले क्लास में भी बताया है, फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं। होप हाउस, आउटर होप हाउस सजेस्ट करता है कि वो जो डेमार्केटेड बॉर्डर जो ट्राइबल हिल्स को बाउंड्री बनाएगा, हम उसको इनर लाइन बोल के नाम दिया जाए, सजेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन में क्या क्या था, ये नोटिफिकेशन को सबसे पहले यहाँ में लखीमपुर लिख के रखा है, ये स्पेलिंग गलती है, वेरी सॉरी। सबसे पहले लखीमपुर का जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है, ठीक है, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट एरिया में ऑन 23 सितंबर 1875 में फर्स्ट रेगुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करता है। तो ये रेगुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हुए तब से आपका इनर लाइन स्टार्ट होता है। नाउ इनर लाइन में क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लाता है, उसका अंदर में क्या क्या रेगुलेशन था। सबसे फर्स्ट था कि रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट। तो ये जो ब्रिटिश था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोग जो था, वो लोग जितना भी ब्रिटिश सब्जेक्ट, खुद का ही ब्रिटिश सब्जेक्ट को बिना पास के, और ये पास सिस्टम अभी भी है, बिना पास के बियॉन्ड दिस बाउंड्री लाइन जाने का परमिशन नहीं देता है, लेकिन पास होने से जाने देता है, ठीक है। उसके अलावा और एक रेगुलेशन डाला है, मॉडिफाई द रेगुलेशन। वो ये था कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपना पास ऐसा पावर रखता था कि वो एनी टाइम ऑल्टर या तो सस्पेंड कर सकेगा ये रेस्ट्रिक्शन को, एनी टाइम वो इसको अल्टर भी कर सकता है, या तो सस्पेंड भी कर सकता है, या तो उसको बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वो उसको कैरी करके रख सकता है। दूसरा, वो लोग का प्रोविजन में वो लोग पेनल्टीज भी रखता है। जो लाइन को वायलेट करके, यानी कि इनर लाइन परमिट को वायलेट करके बिना पास से एंटर करता है, तो वो लोग को क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफेंस
में अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंस करता है बिना पास का ट्राइबल एरियाज में इनर लाइन परमिट को क्रॉस करके घुसने से, वो लोग को 100 रुपीज़ का फाइन दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद अगर वो सब्सिक्वेंट ऑफेंस यानी कि फिर भी सेकेंड टाइम वो रिपीट करने से उसको 500 रुपया का फाइन देता था। उसके बाद उसको 3 मंथ्स का जेल दिया जाता था। तो ये जो रेगुलेशन, ये आपका ब्रिटिश का स्ट्रेटजी था ताकि वो कंट्रोल एंड मैनेज कर सके फ्रंटियर एरियाज को, एंड ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द ब्रिटिश सब्जेक्ट। वो जो ब्रिटिश सब्जेक्ट जो अंदर में घुस के हॉस्टाइल ट्राइबल्स के साथ कुछ भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, सो उसको बेसिकली वो लोग टैकल करने के लिए इसको एम किया है। उसके अलावा ब्रिटिश सेट इन देयर पॉलिसीज़ की वो लोग वहाँ का जो एथनिक और वहाँ का जो यूनिक कल्चर है, डिस्टिंक्ट फीचर्स है और डिस्टिंक्ट प्रैक्टिसेस है, उसको प्रिवेंट करना चाहता है, उसको डाइल्यूशन से, एडल्ट्रेशन से मतलब प्रिवेंट करना चाहता है। साथ ही साथ बाहर का पीपल आके वो लोग पे एक्सप्लॉइट ना करे, उसके लिए वो लोग इसको इंट्रोड्यूस किया है। एंड साथ ही साथ वो लोग का मेन इंटरेस्ट था कि ट्राइबल लैंड एंड पीपल के ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ग्रिप रख सके। ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स आउटर लाइन। ये इनर लाइन पढ़ने से आउटर लाइन क्या है इसको भी आपको जानना है। आउटर लाइन सपोज फॉर एग्जांपल ये पूरा ट्राइबल एरिया था जिसको वो इनर लाइन से डेमार्केट करता है, और उस समय में आउटसाइड का कोई बॉर्डर नहीं था, और यहाँ में आपका तिब्बत का रीजन था, है ना, और यहाँ में फिर चाइना का एक्सपेंशन था। तो ब्रिटिश जो क्या करता था, इससे बियॉन्ड यानी कि इनर लाइन से बियॉन्ड एरियाज, जितना भी एरियाज थे वो एरियाज को वो लोग कभी मार्क नहीं किया है, लेकिन वो लोग बोला है कि वो जो पार्ट ऑफ द इनर लाइन है जिसको वो आउटर लाइन बोल के नाम दिया, आउटर लाइन। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत करो। आउटर लाइन जो इनर लाइन का बियॉन्ड वो एरिया से जिसको ब्रिटिश मार्क नहीं करता है, ब्रिटिश उसको क्या करता है, लेफ्ट अनडिफाइंड एंड इनडिफिनिट, मतलब उसको वो डिफाइन भी नहीं करता है और ऐसे मार्क भी नहीं करता, ऐसे छोड़ देता है। एंड मे बी दैट माइट बी वन ऑफ द रीज़न जो अभी तक ब्रिटिश चाइनीज़ जो ये पोर्शन ऑफ दिस एरियाज को, ये एरिया के अंदर में जितना आता है उसको अभी तक वो क्लेम करता है। सो ब्रिटिश ऐसे करता है कि वो आउटर एरिया, इसको वो लोग बोलता है आउटर लाइन, आउटर लाइन का कोई वो लोग डिफाइन नहीं करता है, और उसको ना इसका वजह से फ्यूचर का ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। तो पहला डेफिनेशन वो लोग कब करता है, सपोज दिस इज़ योर अरुणाचल का बॉर्डर, सपोज दिस इज़ इनर लाइन के अंदर में, और यहाँ में जो अनडिफाइंड और इनडेफिनिट एरियाज है जिसको वो लोग मार्क ही नहीं करता है उसको वो लोग आउटर लाइन बोलता है। तो यही आउटर लाइन में पार्ट ऑफ द ऑटोनोमस तिब्बत भी आ जाता है और यहाँ पे आपका चाइना आता है। तो जब वो लोग इसको डिफाइन नहीं करता आउटर बॉर्डर को, 1910 में चाइनीज़ ट्रूप जो ना रिमे तक आता है, रिमे रीजन, अगर आप रिमे के बारे में देखेगा यू विल नो कि रिमे जो आपका अंजाव के उस साइड में है ना, उस साइड में अंजाव के उस साइड में है, वहाँ तक ब्रिटिश क्या करता है, तिब्बत को भी कैप्चर करते हुए वो एरिया यानी कि अरुणाचल का वो जगह एरिया, रिमे एरिया तक वो लोग आ जाता है। आके वो लोग का एक ही टारगेट होता है, अंजाव के थ्रू वो लोग असम का रास्ता बनाया जाए फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ऑल्सो फॉर कैप्चरिंग ऑल्सो। तो उस समय में चाइनीज़ का ये इन्वेजन रिमे एरिया तक जब वो आता है यानी कि आउटर बॉर्डर लाइन तक, तब वहाँ में ब्रिटिश का जो वाइसरॉय होता है, उस समय में वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो बोलता है कि हम लोग का ये जो रिमे का जो एरिया है जो आउटर लाइन में है, दैट इज़ ऑल्सो ट्राइबल टेरिटरीज, और इसीलिए वी विल डू, हम लोग जो इनर लाइन परमिट है, सॉरी इनर लाइन का जो बॉर्डर है उसको हम लोग और थोड़ा सा एक्सटेंड करके जितना तक ट्राइबल एरियाज है उसको पूरा हम लोग इंडिया के अंदर में लेगा। तो ये सजेस्ट आपका मोंटे यानी कि वाइसरॉय मोंटे जो करता है फॉर द ट्राइबल एरियाज। लेकिन इन 1911 लॉर्ड हार्डिंग वो रिजेक्ट करता है ये प्रपोजल ले डाउन बाय लॉर्ड मिंटो। ये बोलता है कि इस तरह से हम लोग बहुत ट्राइबल एरियाज़ को इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1911 में जब आपका विलियमसन एंड ग्रिगोरसन का मर्डर होता है इन द अबोर हिल्स, है ना, तब जाके हार्डिंग क्या करता है, वो खुद स्ट्रेस करता है कि जितना भी आउटर लाइन में जहाँ जहाँ तक ट्राइबल है वो सब को हम लोग पुश करते हुए उसको इनर लाइन परमिट के अंदर में रख देगा। दैट मीन्स बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए कोशिश करता है होगा, और उसमें ये सब बॉर्डर में एक्सेप्ट जो तवांग का पार्ट था वो इंक्लूड नहीं हुआ था। फिर भी एट द टाइम ऑफ डेमार्केशन ऑफ द मैकमोहन लाइन हम तवांग को भी पार्ट ऑफ द इंडिया बोल के, अरुणाचल बोल के हम लोग ज्वाइन कर देता है। ठीक है। सो मैकमोहन लाइन क्या है, आफ्टर द इन्वेजन इन 1910, चाइनीज़ का इन्वेजन के बाद मैकमोहन यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मैकमोहन लाइन एक इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन इंडिया तिब्बत, और ये आपका ट्राइब जंक्शन ऑन द लाइन यानी कि इनर लाइन है उधर से स्टार्ट होता है।
जो कि आपका इंटरनल एंड ईस्टर्न सेक्टर्स ऑफ द हिमालयास में स्टार्ट होता है। और ये जो लाइन को जो प्रेजेंट किया था उसका नाम है हेनरी मैकमोहन, इसीलिए हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं। और ये लाइन को वो सबसे पहले प्रेजेंटेशन सिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1913 में दिया। नाउ सिमला कॉन्फ्रेंस को भी लेके स्टूडेंट में एक कंफ्यूज होता है। रिमेंबर, अक्टूबर अक्टूबर को 1913, ओके, इसको कंफ्यूज मत हो। अक्टूबर 1913 को सिमला कॉन्फ्रेंस में वो लोग सबसे पहले बाउंड्री का जो स्टेटस है उसको डालता है। उसके बाद इसका डिस्कशन आपका अप्रैल 1914 तक होता है। फिर जाके जुलाई जुलाई 1914 को इसको साइन किया जाता है। इसलिए कुछ कुछ बुक में आपको देखा जाएगा कि सिमला कॉन्फ्रेंस 1914 है, किसी किसी में 1913 है। ठीक है, तो दोनों ही सही है। एक्चुअली 1913 में स्टार्ट होके साइन होता है 1914 में, इसीलिए। ठीक है, तो ये सिमला कॉन्फ्रेंस में जहाँ में मैकमोहन लाइन का इंटरनेशनल मतलब बॉर्डर के बारे में बताया जाता है, तो उसमें उसका जो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस दे आर कवरिंग अराउंड 280 माइल्स, यानी कि 1320 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस रहेगा, जिसमें से इंडिया और तिब्बत का जो एरिया है, ये एरिया थोड़ा गलत है। ठीक है, वेरी सॉरी। इंडिया और तिब्बत का एरिया जो 890 होगा, 890 किलोमीटर्स, इसका मतलब है 552 माइल्स। अभी लास्ट टाइम एक स्टूडेंट हमको पूछा था माइल्स के बारे में, ये क्लास खत्म होने के बाद हम देखा है। तो माइल्स क्या होता है, आप जो किलोमीटर है उसको 0.62 से आप इंटू कर लो, है ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.2 माइल्स होता है, उससे इंटू करने से आपको ये मिल जाएगा। आई होप जो स्टूडेंट पूछा था वो क्लियर हो गया। ठीक है, सो सिमला कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में हेल्प किया है। इसमें 3 पार्टी आया था। वो 3 पार्टी में से कौन कौन है, एक तो तिब्बत था, दूसरा चाइना था, एंड थर्ड जो आपका ब्रिटिश इंडिया था। सो यहाँ पे आपका टेरिटरी बाउंड्रीज को करेक्टली मार्क करना विदाउट एनी कन्फ्यूजन, उसको उसको मार्क करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखा था। ठीक है, तो यहाँ में जो पार्टिसिपेंट था, तिब्बत से जो रिप्रेजेंट किया है वो है लोंगचन सात्रा, वो प्रोमिनेंट तिब्बतियन डिप्लोमेट्स था। उसके बाद चाइना को जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका इवेन चैन, चाइनीज ऑफिशियल था। और ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला हेनरी मैकमोहन था, जो उस समय में फॉरेन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। उसके अलावा चार्ल्स बेल, जो वहाँ का पॉलिटिकल ऑफिसर था एंड तिब्बत का एक्सपर्ट था। दीज पर्सन्स टुगेदर साइन द सिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो बैकग्राउंड में तिब्बत जो अपना आपको उस समय में तिब्बत ऑटोनोमस ही मानता है, और तिब्बत एक बफर स्टेट बनता है फॉर ब्रिटिश इंडिया एंड चाइना, एंड फॉर सेंचुरीज वो डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, है ना, ऑटोनॉमी वो एंजॉय किया है। लेकिन चाइना उसको अपना पार्ट वो कंसिडर करता है। और इंडिया का एक ही इंटरेस्ट होता है कि वो चाहता है कि ये जो एरिया है वो स्टेबलाइज हो जाए, बेसिकली फॉर द स्ट्रेटेजिक रीजन। और साथ ही साथ आपका एंग्लो चाइनीज का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है तिब्बत में, वो इतना एक्सकेलेट हो गया है आफ्टर 1910 कि इंडिया का यही टारगेट होता है कि ये एरिया में एक स्टेबलाइज रीजन फॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसीलिए की डिमांड क्या होता है, तिब्बत का डिमांड ये होता है कि वो लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंट चाहिए फ्रॉम द चाइना। और लोचन सत्रा जो तिब्बतियन रिप्रेजेंट था, वो चाइना का सॉवरेन स्टेटस के बारे में बताता है और चाइना को एक इंडिपेंडेंट नेशन विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइनीज वो बताता है। ठीक है, उसके बाद चाइना का डिमांड ये होता है कि चाइना जो मानता है कि तिब्बत उसका इंटीग्रल पार्ट है चाइनीज़ का, और वो तिब्बतियन का जो इंडिपेंडेंस है उसको कम्प्लीटली वो नहीं मानता है। सो आपका जो मैकमोहन क्या प्रपोजल करता है, सिंस मैकमोहन को एक स्ट्रेटेजिक रीजन चाहिए, स्टेबलाइज रीजन चाहिए फॉर इंडिया, इसलिए वो सजेस्ट करता है कि एक मैकमोहन लाइन बने जिसमें तिब्बतियन ऑटोनॉमी और चाइनीज़ का क्लेम दोनों को कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल के साथ वो फुट फॉरवर्ड करे। ठीक है, तो इसलिए वो क्या प्रपोज करता है, ही प्रपोज कि जो तिब्बत है, तिब्बत को 2 भाग किया जाए। ओके, सपोज दिस इज योर तिब्बत, तिब्बत को वो 2 भाग करने के लिए बोलता है। जो इनर पार्ट है ना, इनर पार्ट जहाँ में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस है और यहाँ पे चाइनीज़ का सुप्रीनिटी को वो लोग मानता है, वो पार्ट को वो लोग चाइनीज़ में चाइना का पार्ट माने। और जो आउटर तिब्बत है, जो आउटर तिब्बत है, जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है ना, अरुणाचल प्रदेश उस समय में नेफा था, उसके साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, वो चाहता है कि ये आउटर तिब्बत ऑटोनोमस का स्टेटस हो। ठीक है, होगा आउटर तिब्बत ऑटोनोमस का स्टेटस हो। तो इसके चलते जितना भी चाइनीज एक्सक्यूज मी ट्रूप्स है जो आउटर तिब्बत में है, वो लोग को एक्नॉलेजमेंट करने देता है और वो लोग को वहाँ से विड्रॉ करने देता है।
आफ्टर दैट जाके वो लोग बॉर्डर को डिफाइन करता है। ऐसा बॉर्डर इनर लाइन परमिट ऐसे बॉर्डर होगा जो ऑटोनोमस तिब्बत यानी कि आउटर तिब्बत के साथ हम अरुणाचल अपना बॉर्डर को बनाएगा। दैट मीन्स हम लोग कभी भी चाइना के साथ बॉर्डर के लिए बात होता ही नहीं। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द मैकमोहन लाइन। ठीक है। तो इनिशियली जो चाइनीज होता है वो लोग एक्सेप्ट करता है ये ड्राफ्ट एग्रीमेंट को मतलब रेस्पेक्ट करता है। वो लोग मानता है कि जो इनर तिब्बत है वो लोग का पार्ट रह जाएगा और आउटर तिब्बत जो ऑटोनोमस हो जाएगा। दे एग्री टू दैट। आफ्टर दैट चाइनीज गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ द साइनिंग वो लोग फिर रिफ्यूज करता है साइन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में इन मतलब पुट करने के लिए वो लोग सिग्नेचर देने के लिए वो लोग नहीं मानता है। और वो लोग का क्लेम दोबारा फिर से वही होता है कि ऑटोनोमस तिब्बत यानी कि आउटर तिब्बत जो है वो लोग का ही पार्ट है। सो चाइनीज इसको जब नहीं मानता है फिर भी आपका इंडिया और तिब्बत डिस्पाइट द चाइनीज रिजेक्शन दोनों मिल के बॉर्डर डेमार्केशन यानी कि मैकमोहन लाइन को दे साइन। ठीक है। और ये साइन को वो लोग कब करता है? जुलाई 1914 में वो लोग साइन करता है। साइन करके ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, आउटर तिब्बत यानी कि ऑटोनोमस तिब्बत एंड इंडिया वो लोग का बीच का जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसको मैकमोहन लाइन बोल के वो लोग मार्क करता है। सो उस हिसाब से हम लोग कभी भी अपना बॉर्डर चाइनीज़ के साथ शेयर नहीं करता है बेस्ड ऑन द मैकमोहन लाइन एग्रीमेंट। ठीक है। और मैकमोहन लाइन का जो एग्रीमेंट है उसको नेशनल वाइज एवरीवन रिकॉग्नाइज, जैसे पावरफुल नेशन लाइक यूएस एंड इवन रशिया दे रिकॉग्नाइज एज ए डेमोक्रेटेड इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है। उसके अलावा मैकमोहन लाइन से इश्यू है ना, वही लाइन से डिस्प्यूट लेके इन 1950 भी चाइनीज इन्वेजन करता है तिब्बत और वो अपना क्लेम के लिए और एक्स्ट्रा इंडियन टेरिटरी में घुसता है। और वही कॉन्फ्रंटेशन 1962 का इंडो चाइना वार में हम लोग को फिर दोबारा देखने को मिलता है। ठीक है होगा। सो जियो पॉलिटिकल टेंशन इसके वजह से डिवीजन ऑफ द इनर तिब्बत एंड आउटर तिब्बत की वजह से एक लॉन्ग स्टैंडिंग जियो पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना अभी टिल टुडे हम लोग इसको देखने को मिलता है। और अभी भी चाइना दे क्लेम अरुणाचल प्रदेश एज द पार्ट ऑफ द चाइना एंड रेफरिंग टू एस एज ए साउथ तिब्बत होगा। अभी रिसेंटली जो मतलब इशू चला है जहाँ में एक इंडियन ओरिजिन अरुणाचल बोर्न का जो वीज़ा को स्टेपल वीज़ा का जो कंसेप्ट दिया था वो भी बेसिकली यही डेमार्केशन बॉर्डर से ही निकलता है। ठीक है। सो चाइना जो जितना भी इंडियन सिटीज़न है, इंडियन सिटीज़न होने से भी अगर वो अरुणाचल प्रदेश का है इंडियन सिटीज़न और अगर वो अरुणाचल प्रदेश बोर्न होने से चाइना टिल टुडे अभी तक दे प्रोवाइड अस विद स्टेपल वीज़ा। स्टेपल वीज़ा का मतलब जब आप किसी सिटीज़न को किसी पर्सन को वो पर्टिकुलर एरिया का नहीं मानता है, क्योंकि चाइना मानता है कि ये जो उसका साउथ तिब्बत है इट्स ए पार्ट ऑफ चाइना। ठीक है। सो इसी के चलते स्टेपल वीज़ा हम लोग अरुणाचल प्रदेश का जितना भी पर्सन है जो चाइना जाता है हम लोग को ये वीज़ा देता है। तो स्टेपल वीज़ा मतलब क्या है? आपके वीज़ा के साथ एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म में आपका फॉर्म में लिख के स्टैम्प मार के आपको स्टेपल मार के आपका जो पासपोर्ट है उसके साथ दिया जाता है। मतलब पासपोर्ट के अंदर में सील नहीं मारता है, आपको एक एक्स्ट्रा पेपर में सील मार के देता है। दैट मीन्स दे डोंट रिकॉग्नाइज अस एज द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। लेकिन ये जो मैकमोहन लाइन का जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है डेमोक्रेटेड बॉर्डर है दैट इटसेल्फ स्पीक्स कि वी आर ऑलवेज एंड वी हैव ऑलवेज बीन द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। सो शिमला कॉन्फ्रेंस ज़्यादातर एग्जाम लोग में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेंस में भी। ठीक है। नेक्स्ट जो होगा हम लोग वी विल सी अबाउट अरुणाचल इकोनॉमी आफ्टर इनर लाइन परमिट। अरुणाचल इकोनॉमी के बारे में हम लोग देखेगा। अरुणाचल प्रदेश सबसे लार्जेस्ट एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और ये इकोनॉमी में बहुत डाइवर्सिफाई इकोनॉमी आजकल अरुणाचल में देखने मिलता है। और इसका इकोनॉमी लार्जली इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज एंड हाइड्रो पावर। ठीक है। तो की सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर में क्या क्या बहुत प्राइमरीली ग्रो किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो वो है जैसे कि वीट, pulses, sugarcane, ginger, oilseed, cereals, potato, pineapples. These are some of the मतलब प्राइमरी एग्रेरियन कल्टीवेशन जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है। तो उसके अलावा मिनरल्स में अरुणाचल प्रदेश भी मिनरल रिसोर्सेज का बहुत पोटेंशियल रखता है। माइनिंग एंड सीमेंट प्रोडक्शन का इसमें हाई रिजर्व पाया गया है। एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में अरुणाचल बहुत एबंडेंट बैम्बू, क्रेन, ठीक
ठीक है। बेम्बू, क्रेन एंड मेडिसिनल प्लांट्स में अरुणाचल माना जाता है, जो उसका नॉन टिम्बर इंडस्ट्री को वो ग्रो करने में मदद करता है। एंड हाइड्रो पावर में अरुणाचल प्रदेश अलोंग हैज़ द पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ 22% ऑफ इंडियाज एनर्जी पावर, यानी कि हाइड्रो पावर का कैपेसिटी रखता है। उसके अलावा टूरिज्म में अरुणाचल प्रदेश इज नोन, एंड अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्किड पैराडाइज, ठीक है। इंडिया में 1200 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड में से 601 अलोन अरुणाचल प्रदेश में है, विच इटसेल्फ सोर्स की इज डाइवर्स कल्चर, सीनिक ब्यूटी एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट में अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ 2017 एंड NEIIPP 2007 के तहत इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड अदर इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है टू द इन्वेस्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेंटर्स में बहुत सा डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स फॉर्म किया है, विच विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज, जो आगे जाके आपका जो वाइब्रेंट विलेज, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज का स्कीम के अंदर में ये डेवलपमेंट फार फ्लंग एरियाज तक देखने को मिल रहा है इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, शेयरिंग बॉर्डर विद म्यांमार, भूटान एंड चाइना, ठीक है। म्यांमार, भूटान, चाइना वो लोग के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हुए अरुणाचल बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है और कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पोटेंशियल्स शेयर करता है, एंड एज वेल एज टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स विद दिस नेशंस, ठीक है। उसके बाद ब्रॉड सेक्टर ऑफ अरुणाचल का इकोनॉमी को हम क्लासीफाई कर सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर ज़्यादातर एग्रीकल्चर, हॉर्टी एंड फॉरेस्ट्री, फिशिंग होता है। सेकेंडरी माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन। टर्सरी ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, रियल एस्टेट, कम्युनिटी सर्विस। उसमें से सबसे ज़्यादा इनकम जो होता है वो टर्सरी सेक्टर से आता है अरुणाचल प्रदेश का, उसको भी याद करें एग्जाम फॉर्मेट में, ठीक है। सो की सेक्टर्स क्या क्या हो गया अरुणाचल का, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट बेस हो गया, टूरिज्म, टेक्सटाइल एंड मिनरल बेस। तो इसमें अभी जो हम लोग पढ़ेगा ये ज़्यादातर आपका फैक्चुअल डाटास होता है और ये आपका एग्जाम फॉर्मेट के लिए ज़रूरी होता है। रिमेंबर कि अरुणाचल कम्प्लीटली एग्रेरियन स्टेट है और ओवर द ईयर यानी कि 2020 से 21 तक अभी तक इसी का सेंसेक्स है। सो इसमें अराउंड 36% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डेवलप हुआ है और कंट्रीब्यूट किया गया है। और इसके अलावा अरुणाचल बहुत प्रीडोमिनेंटली जूमिंग कल्टीवेशन में वो लोग डिपेंड करता है ना, टेरेस कल्टीवेशन जिसको हम बोलता है, एंड मेजर क्रॉप्स जैसे कि राइस, मेज, मिलेट, पोटैटो, जिंजर, मस्टर्ड, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक कीवीज एंड लार्ज कार्डमन भी अरुणाचल में ग्रो करता है। तो अबाउट द ये जो एग्रो एंड फॉरेस्ट बेस में जैसे कि आपका टी हो गया, फ्रूट प्रोसेसिंग जैसे बागरा का पाइनएप्पल लुक हो गया है ना, उसके बाद चुलुआ लुक का पाइनएप्पल्स हो गया, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स स्पेशली जैसे आपका मेडिसिनल प्लांट हो गया, प्लाईवुड हो गया है ना, उसके बैम्बू हो गया, ये सब अरुणाचल ये सब के लिए बहुत माना जा रहा है और ये लोग का इंडस्ट्री स्लोली अपग्रो हो रहा है। और उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग में रिसेंटली अरुणाचल इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जिसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट ऑफ कीवी इसको दिया गया है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट ऑफ द कीवी अरुणाचल प्रदेश को फर्स्ट इंडियन स्टेट बना है जो इसमें सर्टिफिकेट अचीव किया है। और कीवी में है ना, आगे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिखाई देगा, कीवी में इंडिया जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ द इंडियन स्टेट है ना, एमोंग जितना भी इंडियन स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कीवी का प्रोडक्शन अरुणाचल प्रदेश से होता है होगा। सो यहाँ पे जैसे लिख के रखा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कीवी अरुणाचल प्रदेश है इंडिया का, और वो ईयर 2018 से 19 में अराउंड 7,427 मेट्रिक टन्स वो रिलीज़ किया है। उसके अलावा वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द लार्ज कार्डमन है, ठीक है, लार्ज कार्डमन का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कीवी का फर्स्ट है ना, ऑर्किड का भी फर्स्ट है, ठीक है, ये सब आपको देखना है होगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सिंस अप्रैल 2017 दे आर मतलब इन द प्रोसेस कि वो कम्प्लीटली स्टेट ऑर्गेनिक मिशन के अंदर में है, वो कोशिश कर रहा है कि सम कम्प्लीटली स्टेट जो ऑर्गेनिक स्टेट बने फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ द सिक्किम। उसके बाद जीआई टैग में अरुणाचल प्रदेश का जो मैंडरिन है वक्रो ऑरेंज वो जीआई टैग हुआ है। उसके अलावा बहुत सा प्रोडक्ट अराउंड आई थिंक ये साल में करीबन 22 आइटम्स वो
पूरा टोटल 22 आइटम्स जो जीआई टैग ऑफ अरुणाचल में रिकॉग्नाइज किया गया है। तो एग्ज़ाम में जो सबसे नया है उसको यहाँ लिस्ट में है, फैक्चुअल के लिए लिस्ट फॉर्मेट में है, बाद में हम लोग उसको और थोड़ा डिस्कस करेगा, ठीक है। और टूरिज़्म में अरुणाचल बहुत पोटेंशियल रखता है, बहुत इको एंड एडवेंचर टूरिज़्म जैसे मेचुका का एडवेंचरस टूरिज़्म हो गया, इको टूरिज़्म जैसे बगरा का हो गया, कल्चरल टूरिज़्म एंड इवन रिलीजियस टूरिज़्म के लिए फेमस है। और एडवेंचरस टूरिज़्म में जैसे एंकलिंग, बोटिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग ये बहुत फेमस है। नोटेबली आपका मेचुका जैसे एरिया लोग में है ना, ताकसिंग जैसे एरिया में अभी रिसेंटली एक साइकिलिंग चैंपियनशिप भी रोइंग का लोअर दिबांग वैली में हो रहा है। सो ये सब अरुणाचल प्रदेश को टूरिज़्म एस्पेक्ट्स में बहुत आगे लेके आता है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा टूरिस्ट अट्रैक्शन अरुणाचल का कल्चरल रीजनल साइट्स भी है, जैसे जैसे हो गया आपका बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री तवांग में, मेंगा केव टेम्पल है ना। एंड नेचुरल वंडर्स भी अरुणाचल प्रदेश में बहुत है, सियांग, सियूम, सिला लेक, इत्ता फोर्ट एंड ऑल्सो सीनिक स्पॉट्स प्लेसेस जैसे नामदफा टाइगर प्रोजेक्ट का जगह हो गया है ना, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। और ऑर्किड पैराडाइज में आपका जो टिपी है ना, ऑर्किड पैराडाइज ये आपका टीपी सेंटर में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ में वेराइटीज ऑफ ऑर्किड स्पीसीज, डिस्टिंक्ट ऑर्किड स्पीसीज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का बहुत इनिशिएटिव अरुणाचल के पास जुड़ा है, जैसे अंडरस्टैंडिंग विद आईआरटीसी रेलवे के साथ इनर लाइन को सिंप्लीफाई करने के लिए ई इनर लाइन इंट्रोड्यूस करना, एडवेंचरस स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू अरुणाचल बहुत आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरा है देखो अपना प्रदेश, ये एक ऐसे कैंपेन है जो कोरोना के बाद आवर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू स्टार्ट किया है, जिसमें टूरिज्म को थ्रू टूरिज्म अरुणाचल का इनकम को डाइवर्सिफाई करने के लिए कोशिश किया है। और इसी के चलते बेस्ट एमर्जिंग टूरिस्ट है ना, बेस्ट एमर्जिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड बेस्ट एमर्जिंग ग्रीन डेस्टिनेशन फॉर द ईयर 2019 अरुणाचल प्रदेश ये अवार्ड को जीता गया है, ठीक है। सो आज का क्लास में हम लोग इतना ही देखेगा। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें वी विल सी अबाउट टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स। यहाँ में जितना आपको हम बताएगा ये लोग फैक्चुअल डाटा से, जिसको आपको सीधा बाहर करना है, स्पेशली APSSB का फॉर्मेट एग्जाम के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया है आज का क्लास। सो कीप स्टडिंग माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।